हमारी बोतल जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो हमारा लाइन में दूसरा नंबर है। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है। इस ट्रेन पे आपको बहुत ज़्यादा गोलियों के निशान नज़र आएंगे और ये है जी मस्जिद की मेन एंट्रेंस और मेन मस्जिद का हॉल यहाँ पे है। उसके साथ अगर आप देखें, चेक करें जी, यहाँ पे अब हमारा डिनर सर्व हो रहा है हमें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम DMZ, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं और ये साउथ और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। हम लोग निकले थे सुबह 6:15 बजे सोल से और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज मैंने प्लान ये किया कि आप लोगों को थोड़ा सा ये एरिया दिखाऊंगा, कुछ नॉर्थ और साउथ कोरिया की हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद वापस जाएंगे सोल में, वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज का ब्लॉग भी हमारा इंटरेस्टिंग और हमारे साथ आज भी हैं तैयब भाई, जिन्होंने वहाँ से ड्राइव करके यहाँ पे लेके आए हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे 1-2 बार आए हैं तो इनको सारी चीज़ों का पता था, इसलिए इन्होंने कहा कि सुबह सुबह वहाँ से निकलते हैं, बाकी हम आपको जो है ना ये एरिया थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों को इजाज़त मिलती है क्योंकि ये एक गाइडेड टूर होता है और अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। ये यहाँ की सामने मेन बिल्डिंग है और इसके साथ साथ इधर जो है वो कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं। तो आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ और ऊपर कैफ़े की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया। यहाँ पे आने से पहले या यहाँ पे आके ना एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ये लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन ही कर दी थी। और दूसरा ये यहाँ पे देखे ना आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों ने ला के बोतलें रखना शुरू कर दी हैं। वो इसलिए रखी हैं कि यहाँ पे ये नंबरिंग हुई है, जिसकी बोतल पहले है उसकी लाइन में पहली नंबर है और हमारी बोतल जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो हमारा लाइन में दूसरा नंबर है। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है कि यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ ना कुछ यहाँ पे रख जाएं। तो तैयब को पता था, इसने आगे यहाँ पे ना सुबह आते साथ ही बोतल रख दी है। मेरे ख्याल में इधर लिख के लगाना है हम लोग कितने लोग हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये है जी यहाँ का कैफ़े, रश है यहाँ पे। देखते हैं अगर कुछ मिल जाए, कॉफ़ी वगैरह तो मिल रही है, साथ में स्नैक्स वगैरह भी हैं। ये आ गया जी हमारा यहाँ पे नाश्ता, जो मेरे ख्याल में 90% लोग यहाँ पे यही कर रहे होंगे। कैपुचिनो है यहाँ पे, इनके पास जो है वो वनीला लाते हैं, और ये हमारे पास जी बेगल्स हैं। यहाँ पे मोस्टली बेगल्स मिल रहे हैं या फिर आपको क्या उसे कहते हैं कि कपकेक वगैरह हैं, और इसके साथ ये चीज़ है, तो ये चीज़ बेगल हैं या बेगल चीज़ है। ये बॉर्डर एरिया दिखाने से पहले मैं आप लोगों को नॉर्थ और साउथ कोरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हमेशा से एक ही कंट्री रही है, एक ही तरह के लोग हैं अनटिल 1945, जब जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में शिकस्त हुई, तो उसके बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया बना। और उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, जापान और इटली अलाए थे। इनके ख़िलाफ़ US, रशिया और रेस्ट ऑफ यूरोप, जिसमें स्पेशली फ्रांस और UK था, ये थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को और जापान को शिकस्त हुई, तो जिस तरह जर्मनी के 2 हिस्से हुए, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट चला गया रशिया के पास
और वेस्ट जो है वो यूएस और बाकी यूरोपियन का उसके ऊपर कंट्रोल था। तो यहाँ पे भी इसी तरह कोरिया में जब जापान का रूल ख़त्म हुआ तो इसके भी दो पार्ट हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया चला गया रशिया के पास और साउथ कोरिया जो है वो यूएस। तो नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज़्म आ गई, यहाँ पे कैपिटलिस्ट और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला। तो दो हिस्से हो गए। लोग एक्चुअली नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल पावर्स ने ये डिसाइड किया था तो इसके दो हिस्से कर दिए गए। और फिर 1950 में नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की यहाँ पे एक जंग भी हुई है, जो 3 साल तक जंग यहाँ पे चली है। उसके बाद अभी भी कहते हैं कि ये दोनों मुल्क कंटिन्यूसली जंग में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई भी पीस ट्रीटी नहीं है। तो ये जो एरिया बना हुआ है ये डीमिलिटराइज्ड है। इस पे टूरिस्ट वगैरह थोड़ा बहुत आसपास आके देख सकते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे यहाँ टूर्स वगैरह लेके जाते हैं। तो आज देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये एरिया भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये बाड़ लगा के लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई हुई है। एक्चुअली में अभी आप जो उस तरफ देख रहे हैं ना, ये सारा आपको साउथ कोरिया नज़र आ रहा है। ये जो पहाड़ है ना, इसके पीछे जाके नॉर्थ कोरिया आता है। और ये एक छोटा सा दरमियान में से दरिया का सेक्शन जा रहा है। मेन दरिया आई थिंक यहाँ से कहीं ना इधर से जाके गुजर रहा है, जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रहा है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं सामने, ये ब्रिज नॉर्थ और साउथ कोरिया को कनेक्ट करता था पहले, और जंग के दौरान इसको जो है वो आप देख रहे हैं इधर ये टूटा हुआ पोर्शन है, इसको नॉर्थ कोरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे एक्चुअली में कोई गांव वगैरह मुझे उधर कुछ जाके ना एक गाड़ी नज़र आ रही है। तो ये सारी दरमियान में चावल की फसल लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग जा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वगैरह को उन्होंने बंद किया। जो लोकल यहाँ पे है उनकी फसल वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। इधर आपको एक बहुत बड़ी बेल नज़र आएगी जिसे कहते हैं जी पीस बेल। तो ये आगे से इन्होंने क्लोज़ किया, उधर तो हम नहीं जा सकते। और ये एक छोटा सा पार्क टाइप एरिया बना हुआ है। और देखते हैं कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आती है तो। चेक करें यार, बड़े टूर्स आए हुए हैं यहाँ पे। जगह जगह पे इन्होंने छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बना के वो हिस्ट्री वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको नज़र आएगा रेलवे ट्रैक जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को कनेक्ट करता था। और ये वही ब्रिज सामने नज़र आ रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया, जो वॉर के दरमियान में उसको जो है वो तबाह कर दिया गया था। तो अभी उसकी तरफ चलते हैं। ये सामने आई थिंक ट्रेन भी वो खड़ी हुई है। इस ट्रेन पे आपको बहुत ज़्यादा गोलियों के निशान नज़र आएंगे, क्योंकि इसको टारगेट किया गया था कोरियन वॉर के दौरान ना। नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बमबारी की थी और गोलियां रोकने की कोशिश की गई थी। तो इसकी हिस्टोरिकल जो है वो वैल्यू को देखते हुए इसको ना उन्होंने यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है। और इस ब्रिज के साथ एक और छोटा सा ये ब्रिज है, क्योंकि वो ब्रिज वॉर के दरमियान में टूट गया था। तो बाद में ये एक ब्रिज बनाया गया, और जो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के सोल्जर्स कैप्चर्स किए थे, उनको फिर इस ब्रिज के थ्रू जो है वो वापस साउथ कोरिया में भेजा गया था। तो इसके ऊपर भी नहीं जा सकते। ये एक छोटा सा ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। इन्होंने रास्ता जो है वो उसका इधर आप देखें तो ये ना ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, नॉर्थ और साउथ कोरिया की जंग शुरू हुई थी 1950 में, जब नॉर्थ कोरिया ने ऑलमोस्ट सारे साउथ कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया था। ये लोग बुसान तक पहुंच चुके थे। साउथ कोरिया को हेल्प किया यूनाइटेड नेशंस और यूएस ने, और नॉर्थ कोरिया की आर्मी को पुश किया वापस नॉर्थ कोरिया की तरफ। और ये जंग जाके ख़त्म हुई 1953 में। नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहा था रशिया,
और स्पेशली असला बरूद ट्रूप्स वगैरह उन्होंने नहीं दिए थे। और चाइना, देखें हमारी बोतल जो है वो सही काम कर गई है। यहाँ पे जिसने जहाँ पे अपनी कोई निशानी वगैरह रखी, तो इवन के इधर भी देखें ना, लोगों ने अपनी फाइलें वगैरह लगा दी हैं, जो ये टूर कंपनीज़ वाले आए हैं अपनी जगह रखने के लिए। अब जैसे ये बूथ ओपन करेंगे उसके बाद लोग यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो जाएंगे। दूसरा नंबर ही है जी, बता रहा था ये। ये है जी हमारी बस, टिकट हमने ले लिया यहाँ से। फाइनली जी हम लोग 20 मिनट की बस लेके यहाँ पे ये डीएमसी के उस एरिया में पहुँचे हैं जहाँ पे ये टूर आगे टनल्स वगैरह और बाकी एरियाज़ दिखाएगा। तो लेट्स सी कि कौन कौन सी जगह हम कैप्चर कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं रास्ते में। फॉर एग्जांपल हम लोग बस से बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते थे, मतलब कैप्चर नहीं कर सकते थे, उसकी इजाज़त नहीं थी। टनल जी हम लोग देख के आगे हैं और एक्चुअली 500 मीटर आपने डीप जाना होता है और उसके बाद आपको एक्चुअल टनल देखने को मिलती है। यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल टनल्स बनाई थी सियोल को कैप्चर करने के लिए। तो ये टनल एक सोल्जर वहाँ से नॉर्थ कोरिया को छोड़ के साउथ कोरिया की तरफ जब आया था तो उसने इनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी और बाद में ये टनल यहाँ पे डिस्कवर की गई थी। तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि हमने ये टनल्स बनाई है, एक्चुअली कोल माइन है यहाँ पे। और लेकिन साउथ ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो 1 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कोई 30,000 फ़ौजी जो है वो इस टनल से गुज़र सकता है और इसकी मल्टीपल एंट्रेंस और एग्ज़िट। तो इन्हें पता चला कि ये एक्चुअली में साउथ कोरिया को इन्वेड करने के लिए टनल्स बनाई गई थी। तो अभी इन्होंने ये टनल्स क्लोज़ कर दिए। तकरीबन 170 मीटर नॉर्थ कोरिया से पहले इन्होंने कंक्रीट की वॉल लगा दी है जहाँ तक टूरिस्ट जाके देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फिल्मिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं अंदर से कोई फुटेज वगैरह नहीं बना के आपको दिखा सका। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब टनल आप देखते हो कुछ ख़ास उसमें है नहीं, मतलब जिस तरह बाकी टनल्स होती हैं अभी उसी तरह की है। यहाँ पे जी वीडियो बनाने पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक्चुअली हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं ये टॉप पे बनी हुई है माउंटेन को, यहाँ से बहुत कमाल का व्यू आ रहा है नॉर्थ कोरिया का, लेकिन फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया और यूएस जो थे वो अलाए थे। वो इस तरह की इनका एग्रीमेंट था, मतलब एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि इनका एनिमी कॉमन था तो उसको हराने के लिए इन्होंने ना एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन किया। लेकिन जैसे ही हिटलर को शिकस्त हुई, जापान को शिकस्त हुई, तो उसके बाद इनके दरमियान भी एक वो राइवली स्टार्ट होगी, कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होगी। तो उसके बाद जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया की डिवीज़न हुई, जर्मनी की डिवीज़न हो गई। लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स और ये जो दूसरे कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस था ना, उसने ये डिवीज़न क्रिएट कर दी। और आज भी आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया की एक, जर्मनी तो यूनाइटेड हो गया लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया कभी यूनाइटेड नहीं हो सका। और वहाँ से अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना, वो पहले तो ये बॉर्डर्स जो थे यहाँ से भाग के आ जाते थे, अब मुश्किल हो गया है। और कोशिश करते हैं ये लोग चाइना चले जाएं, चाइना से वियतनाम या लाओस से होते हुए ना फिर साउथ कोरिया की तरफ आते हैं। और साउथ कोरिया जो भी वहाँ से नॉर्थ की तरफ से आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा अपना ही सिटीज़न है। तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं इस कैफ़े में, कुछ पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग सियोल की तरफ वापस जाएंगे।
हम लोग जो वापस सियोल पहुंच चुके हैं और इस टाइम मैं जिस एरिया में हूँ ये यहाँ का बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल सा एरिया है और आपको यहाँ पे वाइब भी आ रही होगी। इधर उधर जो आप घर देख रहे हैं वो मॉडर्न सियोल से बड़े डिफरेंट है। अभी मेरी लेफ़्ट साइड पे यहाँ का पैलेस है। अनफॉर्चुनेटली आज वो बंद है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। मैं जब 2016 या 17 में यहाँ पे आया था तब मैंने इसको विज़िट किया था। ये आप कह सकते हैं अभी तक की हमें सबसे बेस्ट और ख़ूबसूरत स्ट्रीट मिली है, लेकिन आज सारी बंद है, कोई बंदा नहीं है अभी यहाँ पे। अभी मैं पहुंचा हूँ इतवान में। ये आप कह सकते हैं कि सोल का वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एरिया, जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलेंगी। मोस्टली इमिग्रेंट्स के आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, डिफरेंट कुजीन आप ट्राई कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हलाल खाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में इस एरिया में आपके पास जितनी ऑप्शंस हैं वो किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। और एक तरफ आपको यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट लाइफ, ड्यूरिंग द डे शॉपिंग और उस तरह की चीज़ें। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक जितनी भी इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एक बहुत बड़ी आपको यहाँ पे प्रेजेंस मिलेगी। तो अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ एक्चुअली यहाँ की मस्जिद की तरफ, ताकि मैं आप लोगों को वो भी दिखा सकूँ। ये मस्जिद के बाहर जो मेन स्ट्रीट है और इधर आप देखें मलेशियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके साथ आगे जो है वो हलाल कोरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी है। तो ये एरिया आपको आप कह सकते हैं कि हर तरह की यहाँ पे कम्युनिटी नज़र आएगी। तो ये मेन रोड के साथ साथ मोस्टली आपको यहाँ पे जो मस्जिद के एरिया के पास है वो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स और मुस्लिम बिजनेसेस वगैरह मिलेंगे। ये देखें जी, पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन कोरिया और हलाल रेस्टोरेंट। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, ये पाकिस्तानी, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। इस तरह यहाँ पे हर तरह का फूड बंदा ट्राई कर सकता है। अभी दिन के टाइम ज़रा उस तरह की रौनक नहीं है, शाम को 5-6 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी रश होता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी उज़्बेक और मिडल ईस्टर्न स्पेशली अरब कंट्रीज़ में इजिप्शियन कम्युनिटी है और भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये है जी सोल और कोरिया की इस्लामिक कम्युनिटी का यहाँ पे सेंटर, और इस मस्जिद को कहते हैं बेसार सोल मस्जिद। तो भी वॉक करते हैं, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। तो ये उसकी एंट्रेंस है और अभी यहाँ से आपको मस्जिद की मेन बिल्डिंग नज़र आएगी। फ्रंट पे आपको 2 बड़े मीनार नज़र आ रहे हैं और बैक वाले मीनार जो हैं वो छोटे हैं। दरमियान में आपको ब्लू कलर की डोम नज़र आएगी। और इस साइड पे एक्चुअली में पार्किंग है तो हम इधर जाते हैं, यहाँ से इसका मेन व्यू नज़र आएगा। और ये है जी मस्जिद की मेन एंट्रेंस और मेन मस्जिद का हॉल यहाँ पे है। उसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको कुछ रूम्स मिलेंगे जहाँ पे मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, तो लग ऐसे रहा है कि ये मदरसा है। तो भी मैं आपको अंदर से जाके मस्जिद दिखाता हूँ। ये पार्किंग आप देख रहे हैं इस टाइम तो भरी हुई है लोगों से, और उसके साथ यहाँ पे एक कैफ़े भी नज़र आ रहा है मुझे, बराका कैफ़े। तो अगर आप यहाँ पे आके कुछ देर रेस्ट करना चाहते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ इस एरिया में बहुत हैं। माशाल्लाह जी, मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली जब आप मस्जिद में इंटर होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अभी तक मैंने जितनी भी साउथ कोरिया में, जापान में, ये इवन के बाकी साउथ ईस्ट एशिया में जगह विज़िट की हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर उन सब से बहुत मुख्तलिफ है। और यही बात होती है कि जब इमिग्रेंट्स दूसरी जगह से आते हैं वो साथ अपना कल्चर, आर्किटेक्चर साथ लेके आते हैं, तो उस कम्युनिटी में बड़ा एक
डिफरेंट और ख़ूबसूरत सा कलर ऐड करते हैं और उसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं। मस्जिद के अंदर ब्लू वाइट कलर बहुत वाइब्रेंट आपको नज़र आएगा। यहाँ का आगे आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत बड़ा सारा एक हॉल है और उसके साथ जो मेंबर और आगे मेहराब है बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर कैलीग्राफी हुई है, डिफरेंट टाइल वर्क हुआ है और दरमियान में जो आपको बड़ी सारी डोम मिलती है वो भी बहुत खूबसूरत अंदर से लग रही है। तो पर्सनली आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क, स्पेशली जो मैंने इन एरियाज़ में विज़िट किए हैं। मैंने टोक्यो की मस्जिद विज़िट की है, वो मैंने आप लोगों को अभी तक अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाई, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा। वो भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो अभी यहाँ पे नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। 그거를 저번에 얘기했는데 수영이 어떻게 이거 내일 오전에 맛있어. 이거 봐봐. चेक करें जी, यहाँ पे अब हमारा डिनर सर्व हो रहा है हमें, तो आपको बताते हैं। ये ज़रा सर्व कर ले पूरा प्रॉपर तरीके से। हम लोग जी खाना खाने के लिए आए हैं एक ट्रेडिशनल कोरियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि कोरियन बारबेक्यू पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हमने कहा कोरिया में आया हूँ तो ये ना हो कि मैं बारबेक्यू खाए बगैर निकल जाऊँ। तो यहाँ पे गंगनम में एक रेस्टोरेंट है जिसमें ये जो आप मीट देख रहे हैं ये एक्चुअली में लैम है और ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। तो हमने ये मंगवाया और उसके साथ किमची सूप मंगवाया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा रश है, क्योंकि जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं और अगर किसी को हलाल कोरियन बारबेक्यू ट्राई करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। ये उनमें से एक है। इस टाइम भरा हुआ है फुल रेस्टोरेंट। तो हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है, बड़ी स्पीड से बन रहा है जी। ऊपर उन्होंने ये हवा के लिए रखा हुआ है और नीचे उन्होंने कोयले रखे हुए हैं। यार ये धुएं वाला सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा लगाया हुआ है कि बंदा आराम से, बाकी जगहों पे जाते हैं ना तो अक्सर उन्होंने नीचे इलेक्ट्रिक प्लेट्स वगैरह रखी होती हैं, तो इन्होंने नीचे प्रॉपर कोयले रखे हुए हैं। अच्छा, किमची सूप एक्चुअली में वेजिटेबल्स होती हैं और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये मुझे लगता है पनीर है। ये उसने कहा था स्पाइसी है। अच्छा है पर मेरे लिए थोड़ा स्पाइसी है। अच्छा, मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके अंदर लैम भी है, मतलब ये वेजिटेरियन नहीं है। ये ना हो कि आप किसी जगह जा के ट्राई कर लें, उनसे पूछ लीजिएगा। तो इसके अंदर इन्होंने लैम डाला हुआ है, छोटे छोटे से लैम के पीसीज हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने कोरियन बारबेक्यू से। इसके साथ उन्होंने 2-3 सॉस, आई थिंक ये स्वीट चिली सॉस है, इसके साथ ये मस्टर्ड सॉस है। उसके अलावा भी इन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें इधर ला के रखती हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, ये किमची इन्होंने रखी हुई है। चलें जी, मस्टर्ड सॉस तो रहने देते हैं, इसके साथ लगाते हैं। ऑस्ट्रेलियन मीट बहुत अच्छा है यार।
यहाँ पे और जापान में काफ़ी ऑस्ट्रेलिया से लैम इंपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें इससे ट्राई करते हैं। हाँ, तो प्लेन को भी ट्राई करते हैं। मैरिनेटेड जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। जी हमें मिला है 200 ग्राम 20,000 वॉन और एक 27,000 वॉन का था। मैरिनेटेड जो है वो 27,000 वॉन। हाँ, तो ये 20,000 वॉन ये बन जाते होंगे आई थिंक कोई $15 के आसपास। और तो ये 2 बंदों का आप कह सकते हैं कि $30 से $35 यहाँ पे आपका खर्चा आएगा, जो कि मोस्टली यहाँ पे आप जहाँ पे भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये ज़रूर पे करेंगे। बाकी हम इंजॉय करते हैं अब अपना डिनर। 호텔 크랜드 샌드 서울 코엑스. यस, 오케이. गंगनाम। 강남. 오케이. एक चीज़ मैंने अभी तक यहाँ पे ट्राई नहीं की थी और वो है टैक्सी, क्योंकि नॉर्मली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ना टैक्सी भी इस्तेमाल की जाए, उससे प्राइसेस का पता चल जाता होता है। तो यहाँ पे अभी मैं तकरीबन कोई आई थिंक 7-8 किलोमीटर बनेंगे जो ऊबर के थ्रू अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने प्राइसेस कैलकुलेट किए हैं, जो मैं इनको पे करूँगा वो तकरीबन कोई $10 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टैक्सी चीप नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इन द मिडल है। या इवन कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जापान के लिहाज से तो चीप है, बहुत चीप है। वहाँ पे टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव थी और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेंगी, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। सोल में मैंने आपको काफ़ी जगह दिखाई हैं, लेकिन ये वाली जगह मुझे अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग लगी है, क्योंकि मैं जापान में आ रहा हूँ और वहाँ पे इस तरह की मार्केट्स मुझे कम ही देखने को मिली हैं। पूरे रेस्टोरेंट्स हैं और बाहर बैठ के लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आप कह सकते हैं कि हल्की सी गर्मी भी है, कोई 30-32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मोस्टली ये बारबेक्यू के रेस्टोरेंट्स हैं और भरी हुई है ये मार्केट। स्पेशली अगर बंदा यहाँ पे 7, 8, 9, 10 बजे तक आता है तो आई थिंक इस एरिए को जोंगुई के नाम से बोलते हैं, जो मैंने मैप पे देखा है, और ये उसकी लोकल फूड स्ट्रीट मार्केट है। शुरू में तो मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मैं देख रहा हूँ ना, ये पी के फिर इधर उधर जो गन डाल रहे हैं, अनबिलीवेबल। लेकिन खैर एनीवे ये चलता है इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी चल रही होती है, बहुत नॉर्मल है। और इसके साथ ही हमारा टूर ख़त्म हुआ। कुछ लोग जो है ना इधर उधर बड़े गौर से देख रहे हैं तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह अभी मैं वापस जापान की तरफ जाऊंगा और कुछ दिन वहाँ पे, क्योंकि अभी फकुका पहुँचूँगा तो वहाँ से आगे मैंने राइड करके टोक्यो की तरफ जाना है। 2-3 ऐसी जगह हैं जैसे हिरोशिमा है और वहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जिनको मैं विज़िट करना चाहता हूँ। तो वो करते हुए बहुत जल्दी हम टोक्यो पहुँच जाएंगे और बस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बाकी की वीडियोस जो हैं वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके दिखाएं। आज के लिए इतनी ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।